We are investors, यशस्वी भव, through which we simplify your finances. तो सब्जेक्ट जो है आज का वो है कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अ, कोई एक डिसीजन लिया, उसके बाद एक सीरीज ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू होते हैं, जो कि इंटेंडेड नहीं होते हैं। डिसीजन लेने के टाइम पे इंटेंडेड नहीं होते हैं। Any action which can create negative impact, though it is not intended, and the series of negative impact, it can be called cascading effect. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मेरे या किसी भी पार्टिसिपेंट के द्वारा किसी भी तरह का व्यू पॉइंट, किसी भी तरह का परसेप्शन, या किसी एसेट का नाम, चाहे वो इक्विटी हो या कोई हार्ड एसेट्स हो, सेफ एसेट्स हो, जो भी कह लें आप, के बारे में बायसनेस, ये किसी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी बातों से कहीं भी बायसनेस नजर आ रही होगी, वो उनका पर्सनल बायसनेस होगा। वो किसी के लिए कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कोई भी बाई और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, और अपनी तरफ से भी अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करें। तो फिर से हम रिसेंट मैक्रोज की बात करते हैं। तो एक हम पहले प्रीव्यू देखते हैं कि सितंबर 24 तक सब कुछ ठीक लगा। ठीक है। अपने इंडेक्सेस जो है ऑल टाइम हाई बना रहे थे, सब कुछ मैक्रोज लेवल पे। डॉलर इंडेक्स, क्रूड, इन्फ्लेशन भी नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा था बड़े हाई लेवल से। यूएस का, इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड जो है वो भी ठीक ठाक थे, 3.8 इज, दो ऊपर ही है, बट फिर भी इन रिसेंट जो 7-8 महीने बीते हैं उसमें सबसे लोएस्ट था। गोल्ड जो है वो अपने जो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ बढ़ता है, 10% 12%, उसी हिसाब से वो कंपाउंड होने की कोशिश कर रहा था। और निफ्टी की भी थोड़ा बहुत लोग बातें करने लगे थे कि 23% 23 टाइम्स से ज्यादा है, तो थोड़ा यहाँ पे कॉशन लेना जरूरी है। और खासकर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में वो बहुत ही ज्यादा उनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो चुके थे। वहां से फिर धीरे धीरे करेक्शन शुरू होता है। जनवरी 25 तक डॉलर इंडेक्स टॉप करता है 110.18 पे, और क्रूड टॉप कर जाता है वहीं पे 82.03 पे। और उसके बाद से जो है मार्केट का करेक्शन सितंबर से स्टार्ट रहता है। और लगातार मार्केट नीचे आते आते, ग्रेजुअली नीचे आते आते, पहले वो मार्च के टाइम पे, मार्च के फर्स्ट वीक में एक लो बनाता है 21,965 का। ठीक है, जो कि क्लोजिंग लेवल पे था। उसके बाद से जो टैरिफ लगे इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे, उसके बाद ये लो जो 21,965 का है वो भी टूटा। वो लो आगे आ गया 21,700 ऑड लेवल्स के आसपास। मैंने इसमें लिखा नहीं है, मुझे लिखना चाहिए था, बट वो क्लोजिंग लेवल पे नहीं हुआ। जब क्लोज हुए हैं तो क्लोज ऊपर हुए हैं। पुराने 21,965 का जो क्लोजिंग लेवल पे जो लो था, वो लो वहां सस्टेन नहीं करता है 700 का, 21,700 का। और सेम डे वापस वो 22,000 के ऊपर जाके क्लोज होता है। तो क्लोजिंग लेवल पे बात करें तो लो वही मार्च वाला लो है। बट अगर हम किसी एक उसकी बात करें कि लोएस्ट लेवल क्या टच हुआ था इंट्राडे लेवल पे, तो वो 21,700 का लेवल था। अभी के बारे में बात करें तो इस एक वीक में, 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल, एक वीक जो गुजरा है, ये बहुत ही क्रेजी टाइम था। ठीक है। लेकिन वीक खत्म होते होते हम क्या देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 102.88 से नीचे कर सके, अभी 100 के नीचे है, 99.76। ठीक है। क्रूड जहां था लगभग लगभग 65 पे, वो अभी 64.71 के आसपास है, जो कि लो बना गया है 58.64 का। यूएस इन्फ्लेशन आशा से भी अच्छे आए हैं, 2.4, जो कि बहुत इंकरेजिंग साइन है। ये सारे डेटा जो है ये अप टू मार्च के हैं। जो कुछ भी इफेक्ट शुरू हुआ है वो अप्रैल से शुरू हुआ है। इंडिया इन्फ्लेशन कोई चेंजेस नहीं है। यूएस बॉन्ड यील्ड 3.86 का लो बना के 4.49 वहीं चले गए हैं। आप अगर चार्ट ऊपर बॉन्ड यील्ड कल देख रहे हैं, तो बॉन्ड यील्ड वही अपने अपर जोन में ट्रेड कर रहा है। और ये बीच में 4.5 से भी ऊपर हो गए थे। तो जो सामने सामने बात दिख रही है कि इस किसी डेटा ने इफेक्ट नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को, बॉन्ड यील्ड के डेटा ने उनको इफेक्ट किया। क्योंकि उनके आशा के अनुरूप जो नीचे एक बार खसकना शुरू हुआ था, अब 6 अप्रैल को देखिए तो नीचे आ रहा है। वापस बॉन्ड यील्ड ने ऊपर जाना शुरू किया। ठीक है। बॉन्ड प्राइसेस क्रैश होने लगे।
बॉन्ड सेलिंग होने लगी, क्योंकि यूएस के, ये परसेप्शन है, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, परसेप्शन है कि यूएस के एसेट्स में लोगों का भरोसा नहीं रहा। वो आपको डॉलर इंडेक्स के से भी दिख रहा है और बॉन्ड यील्ड से भी दिख रहा है। गोल्ड इस तरफ से एक्चुअली क्या है कि जब इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ होता है तो अभी तक तीन चीजें जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखती थी। डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, बॉन्ड यील्ड जो है बहुत मजबूत होता था, और गोल्ड जो है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। आप में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि केवल जो गोल्ड है वही ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एसेट मूव होके गोल्ड की तरफ गए हैं। गोल्ड इज ट्रेडिंग राइट नाउ एट इट्स हाईएस्ट लेवल 3237। जब गोल्ड 3000 से नीचे था तब भी ये हमारे डिस्कशन में बात आई थी कि लोग ये ना समझे कि इतना गोल्ड हो गया 3000 का तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर अनसर्टेनिटी बनेगी तो लोग सबसे पहले शिफ्ट अपना पैसा सेफ जगह पे ही करते हैं। गोल्ड इस टाइम पे सबसे सेफ एसेट सबको दिख रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसे ही हुआ है। तो निफ्टी आज भी जो है अगर आप देखें तो 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में, अगर हम एक सप्ताह, कोई आदमी अगर एक सप्ताह अगर उसने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला होगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा उसके अकाउंट में क्या हुआ है। लेकिन अगर उसने देखा होगा वो परेशान बहुत हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही क्रेजी मूव्स आए इसमें। ठीक है। तो अभी हम वहीं पे हैं जहां हम पिछले वीक थे। दो डेटा हमारे और सपोर्ट में आ गई, उसमें क्या, डॉलर इंडेक्स और क्रूड दोनों नीचे आ गए। अब आते हैं टैरिफ इफेक्ट पे। क्या टैरिफ इफेक्ट है? तो 12 तारीख को यानी कल के दिन यूएस प्रेसिडेंट ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनको, चाइना पे उन्होंने जो 125% का एडिशनल टैरिफ लगाया था और 10% का ग्लोबली जो रेसिप्रोकल बेस टैरिफ लगाया था, उससे उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी उस पे कोई भी टैरिफ नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसका फिर क्या इफेक्ट दिखता है उसको हम देखते हैं एक बार। पहले तो अपना ही देख लेते हैं हम कि हमारा जो लास्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 87.5 बिलियन डॉलर्स का हुआ है। इसमें आप सबसे ऊपर की लाइन देंगे इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और नेक्स्ट देखें आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये दोनों एग्जाम्प्ट हो गए अभी। ठीक है। तो लगभग लगभग आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट में बड़े मशीनरी को तो एग्जाम्प्ट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे आइटम्स इसमें किसी किसी में ऐड होंगे। ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मेजर पार्ट, ये 26.6 बिलियन डॉलर का मेजर पार्ट जो है फार्मास्यूटिकल से पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट में ही ये सारी चीजें आएंगे। ठीक है। तो ये पार्ट जो है एग्जाम्प्ट हो रहा है अभी। क्या एग्जेप्टेड नहीं है नीचे आप देख सकते हैं। मेटल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। सेमी कंडक्टर जो है वो उन्होंने सेमी कंडक्टर एंड एसोसिएटेड उसके जो भी पार्ट होते हैं उसको भी उन्होंने एग्जेप्ट किया है। हम चूंकि कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है उस तरफ, तो हमारा कोई नंबर आएगा नहीं। बाकी क्लोथिंग एक्सेसरीज अपैरल्स अभी भी 10% टैरिफ में है। आयरन स्टील उनका स्ट्रेटेजिक कॉल है, तो उस पे वो नहीं हटाया उन्होंने। व्हीकल पे तो पूरा उनका ध्यान है कि व्हीकल इंडस्ट्री को वो ग्रैब करें। ठीक है। और मिनरल्स एंड फ्यूल्स ऑयल्स तो उनके पास काफी है। और केमिकल्स पे कोई ज्यादा उनका है नहीं अभी, मतलब उस पे कुछ रिएक्शन नहीं है। बट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इस पे उनका एग्जाम्पशन आ गया है, जो कि मेजर पार्ट है हमारे एक्सपोर्ट का। तो एक बार देख लेते हैं कि जो उनके इंडेक्सेस हैं उसमें क्या बदलाव रहे। तो 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में इंडेक्सेस जो हैं वो, जो भी डिसीजन ये रोल बैक का डिसीजन लिया यूएस प्रेसिडेंट ने, उसके चलते मार्केट्स जो बहुत ही डीप करेक्शन में थे वो थोड़ा एक रेस्पेक्टेबल लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। डो जोन्स अब केवल लगभग 11% नीचे है। नेस्डेक जो कि 22% था पिछले वीक वो 17%, और S&P जो 17% था वो लगभग 12.75% करेक्टेड है। डीप करेक्शन जोन से, बियर जोन से इन तीनों तीनों इंडेक्स जो है वो बाहर आ गए। अब आते हैं कि इसका जो टैरिफ लगाने का और टैरिफ फिर रिपील करने का जो मेजर इम्पैक्ट है वो चाइना से ज्यादा रहेगा इनका, और टारगेट भी चाइना ही है। पहले देख लेते हैं कि इनका जो मेजर इम्पैक्ट है यूएस चाइना ट्रेड पे कैसे पड़ता है। ये चाइना का डिपेंडेंस है यूएस के ट्रेड पे। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने अलग अलग सेक्टर वाइज कि जितना वो एक्सपोर्ट करता है उस एक्सपोर्ट का कितना परसेंट एक्सपोर्ट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। लाइक कंज्यूमर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 22% है। ठीक है। और आप सेमीकंडक्टर के पास आएंगे वहां पे 4% है। ये डेटा जो है 31 दिसंबर 2023 का है। ठीक है। पुराना डेटा है
ओपन सोर्स पे ये अवेलेबल है। थोड़ा सा रिफाइंड डेटा पे भी हम जाएंगे अभी। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि 22% प्लस 4% इज 26%। 26% चीजों पे ट्रम्प ने कल ड्यूटीज हटा ली है। ठीक है। ये जो अदर्स का डेटा है 25%, इसी में आपका आएगा फार्मास्यूटिकल्स, जो कि बहुत ही एक बड़ा डेटा है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं थोड़ा सा और रिफाइन करके, ये डेटा आपके सामने है। तो इसमें आप देखिए सामने इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ये थोड़ा सा और रिफाइन करके है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एग्जेम्प्ट किया गया, अभी सामने सामने लिखा हुआ है, ये 29% है उनके टोटल इंपोर्ट का। तो 29% थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने हटा दिया। और उसके बाद एक फार्मास्यूटिकल्स का होगा जो कि इसमें मेंशन नहीं है, वो अदर्स में जाएगा। कितना पार्ट है ये कहीं मेंशन मुझे मिला नहीं। बाकी चीजों पे सेम 145% का टैरिफ लग रहा है। केवल आप देख रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है एग्जाम्प्ट किया गया है। और बाकी आप अगर देखें तो व्हीकल इन पार्ट्स में जो है 100% है, एंड बाकी व्हीकल में 100% एंड पार्ट्स पे 145% है। तो यहाँ से आपको 29% आपको इम्पोर्ट का पूरा एग्जाम्पशन दिख रहा है, जिसमें अभी फार्मास्यूटिकल एक्सक्लूडेड है। फार्मास्यूटिकल जोड़ेंगे तो ये नंबर और ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा पोर्शन था। अब जरा देखते हैं यूएस चाइना ट्रेड। ये सामने आपके थोड़ा सा और रिफाइंड डेटा है। इसमें क्या कहते हैं कि जो जो चीजें उन्होंने अभी हटाई हैं, तो उसमें आपको पीसी था, लैपटॉप्स थे, मोबाइल फोन्स थे, एसोसिएशन उसके एसेसरीज थे, मेमोरी चिप्स थे, सेमीकंडक्टर्स थे। ठीक है, ये पूरा पार्ट था। तो आप देखें यहाँ पे सामने सामने लिखा हुआ है कि कितना इंपोर्ट है। ठीक है। और उससे चाइना से कितना इंपोर्ट करता है। लाइक जैसे यूएस का अगर गेमिंग कंसोल $7 बिलियन का है, तो $6 बिलियन केवल चाइना से करता है। फिर पीसी, अगर $6 बिलियन उसका इंपोर्ट है टोटल वर्ल्ड का, तो वो $5 बिलियन केवल चाइना से करता है। परसेंटेज सामने दिए हुए हैं। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, गेम, पीसी, टॉयज, स्मार्टफोन, ठीक है, लैपटॉप्स, ये जितने ये चीजें हैं, इसका जितना भी इंपोर्ट करता है यूएस पूरे वर्ल्ड से, उसका लगभग लगभग 75% से ज्यादा इंपोर्ट केवल चाइना से होता है। ठीक है। तो जबकि मेडिसिन जो है 85 बिलियन डॉलर का मेडिसिन चाइना जो यूएस जो है वो इंपोर्ट करता है, उसमें केवल $6 बिलियन है। बाकी के सारे मेडिसिन के लिए उसके पास जो मार्केट है वो इंडियन मार्केट है, जापानीज मार्केट है, और भी थोड़े बहुत मार्केट है। ठीक है। तो ये आप देखें कि अगर जो रिपील करने का जो एक और रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि इनोवेशन पे काफी काम चलता है उनके यहाँ पे। तो ये अगर इस पे नहीं हटाते ड्यूटीज, तो इनोवेशन पे ही फर्क पड़ता, जिसके थ्रू वो सर्विसेज देते हैं पूरे वर्ल्ड को, और सर्विस सरप्लस है। ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक मूव लिया गया है। बट इस स्ट्रेटेजिक मूव से आप सोचिए कि आपने सीधा का सीधा लगभग 30% आपने छोड़ ही दिया। ठीक है। तो अभी तक का इस टैरिफ में डाइल्यूशन है फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम्स के ऊपर आपने हटाया, जो कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड का बहुत ही मेजर पार्ट है। और इस इनोवेटिव वर्ल्ड में ये इस इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर लैपटॉप सेमीकंडक्टर्स की और भी संख्या जो है आगे जाके बढ़ती ही रहेगी। इस पे डिपेंडेंस और भी बढ़ता रहेगा जब तक ये मैनुअल हम यूजर्स कम होते रहेंगे, तो इस तरफ और ज्यादा यूजर्स बढ़ते रहेंगे। तो थोड़ा सा अनफोर्सिन टाइम चल रहा है। अनफोर्सिन टाइम क्या है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो ये है जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन जो है, तो यूएस में ट्रेवल होते हैं। तो आप देखिए कि अभी ट्रेवल कैसे यूएस में डाउन जा रहा है। मतलब ट्रम्प ने जब से ऑफिस एज्यूम किया है, तो जो ट्रेवलर्स की संख्या है यूएस की तरफ, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट यूएस का है यूरोपियन यूनियन के अंदर। एक उनका बहुत ही लॉन्ग ट्रस्टेड फ्रेंड यूएस रहा करा है, और ईयू भी रहा करा है। सेम चीज जो उनके कोर ग्रुप के लोग हैं, एक दो को छोड़ के, ठीक है, एक दो को छोड़ के, जो कि यूएस यूरोपियन यूनियन को ही मिल करना चाह रहे हैं, या उनको ब्लेम कर रहे हैं यूएस के इस हालत के लिए। ठीक है। उनको छोड़ के बाकी इससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही है और उनके जो साथ में जो कोर ग्रुप रहा है, वो हमेशा इस बात का पक्षधर रहा है कि जो अपने एलाइज हैं उनको साथ लेके चलना है। तो अभी जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है उससे वहां पे आप देख लें साफ साफ कि जो ट्रैवलर्स हैं उनकी संख्या भी यूएस में कम हुई है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म यूएस के पूरे जीडीपी का 9% पार्ट है।
ठीक है, 9% इज अ ह्यूज। हमारा एक्सपोर्ट जो है ना यूएस के साथ, वो केवल 2% है। ठीक है, और ये 9% पार्ट केवल ट्रेवलिंग से आता है। तो ये इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये डिस्ट्रस्ट का माहौल है। जब कंट्री को लोग बॉयकॉट करते हैं ना, तो ये सब चीजें सामने देखने को आती हैं। तो वो ट्रेंड दिख रहा है, हालांकि बहुत अर्ली ट्रेंड है। अगर कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिलहाल ये बात अभी सामने है। फिर आते हैं कि ये रितेश जैन है, ये पाइन ट्री के ऑनर है। और मैक्रोस पे, वर्ल्ड मैक्रोस पे काफी अच्छी पकड़ है इनकी। और इससे पहले कि बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये चीजें करने से ऐसी चीजें होंगी, तो आई फॉलो हिम। ठीक है। तो इन्होंने काफी पहले ये बात करनी शुरू कर दी थी। उतना क्लियरली तो नहीं, बट हिंटिंग दिख रही थी इनकी बातों में। तो ये जो आप आज का दिन देख रहे हैं, ये काफी चीजें पहले इन्होंने अलग अलग सिनेरियोज के बारे में बात की थी। एंड आई, फॉर वर्ल्ड मैक्रो आई मोस्टली फॉलो हिम, हितेश जैन। वो बिल्कुल सारी बातों से तो एग्री मैं भी नहीं कर पाऊंगा, बट काफी मोटा मोटा अगर देखें टेंटेटिवली, काफी चीजें जो है वो एकदम बैंग ऑन है इनकी। तो उनका ही एक ट्वीट भी है, आप देख सकते हैं कि एवरी प्रीवियस एपिसोड ऑफ वीकनेस इन यूएस एसेट के बाद क्या हुआ कि इक्विटी मार्केट नीचे आया। इक्विटी मार्केट नीचे आया, लेकिन फॉलिंग इक्विटी मार्केट, राइजिंग यूएस बॉन्ड, राइजिंग डॉलर, फॉलिंग ईएम करेंसीज, फॉलिंग ईएम एसेट, फॉलिंग ईएम ग्रोथ। मतलब यूएस मार्केट में सेल ऑफ आया तो बॉन्ड और डॉलर इंडेक्स ऊपर गए, करेंसी, एसेट और इमर्जिंग मार्केट का ग्रोथ जो है वो नीचे आया। सो इन एवरी यूएस रिसेशन इट वाज इमर्जिंग मार्केट विच यूज्ड टू गेट हिट मोस्ट। सेम बात कही जाती है 2008 के बारे में। रिसेशन एक्चुअली ट्रिगर यूएस से हुआ, दिक्कत उनको हुई, हमारा कुछ उसमें रोल भी नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा, मतलब हम उनकी तुलना में बहुत ज्यादा पिट गए। हमारा कुछ था भी नहीं उसमें, हमारा लेना देना भी उतना कुछ नहीं था। हमें इफेक्ट ग्लोबली बहुत कम हुआ, लेकिन इक्विटी मार्केट बहुत ही ज्यादा हमारे खराब हुए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, यूएस मार्केट में फॉल हो रहा है, तो यूएस बॉन्ड फॉल कर रहा है। मतलब यूएस बॉन्ड का फॉल करना, दैट इज यील्ड ऊपर जा रहा है। प्राइस क्रैश करना, बॉन्ड क्रैश करना, यील्ड ऊपर जाना, ऊपर नीचे, ये इन्वर्सली है। ठीक है। तो यूएस बॉन्ड नीचे जा रहा है, जो डॉलर ऊपर जाया करता था, डॉलर नीचे आ रहा है। ठीक है। यूएस बॉन्ड यील्ड पहले बढ़ता था, जो कि पहले, अभी यूएस बॉन्ड घटा। ये बिल्कुल 2-3 दिन पहले का है। ठीक है ना। तो जो 2-3 दिन का जो अ, इसमें चीज हुई होगी, हालांकि बहुत चीजें नहीं है। तो अभी क्या है कि यील्ड राइज हुआ, उल्टा हुआ। राइजिंग यील्ड्स, फॉलिंग डीएक्स वाई, जबकि पहले क्या था, रेजिंग डीएक्स वाई। ठीक है। तो ये दो चीजें उल्टी हो गई। जो मेन जो एसेट है, जो हम बात कर रहे थे, 3 एसेट मैंने हमने चर्चा करी है हमेशा: गोल्ड, बॉन्ड्स एंड यूएस डॉलर। क्योंकि सबको पता था, लगता था ऐसा कि यार सब कुछ हो जाए ना, बट यूएस गवर्नमेंट इतनी मजबूत है और इतना उनका ये है कि ये कभी डिफॉल्ट इधर नहीं हो सकता है, तो हम इधर ही पैसा पार करते हैं, इनको सबसे लेस हिट होगा। ऐसा होता भी था। बट अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल, जो एक गोल्ड हमने जो पहला जो मैक्रो का जो अपना हमने जो एक स्लाइड देखा, उसमें साफ साफ दिख रहा है, केवल गोल्ड जो है वो ट्रेंड फॉलो कर रहा है। बाकी जो दो चीजें हैं, यूएस डॉलर्स एंड बॉन्ड यील्ड्स, ये फॉलो वहां पे नहीं हो रहा है। और उसके चलते क्या हो रहा है, राइजिंग ईएम करेंसीज, मतलब डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि बाकी जो ईएम करेंसीज है वो थोड़ी सी मजबूत हो रही हैं। आपने साफ साफ देखा कि ये ट्रिगर होने से पहले, ये ट्रम्प टैरिफ ट्रिगर होने से पहले जो रुपया था, वो लगभग 88 के आसपास पहुंच गया था, जो कि अभी उल्टा चल चल रहा है, 86 के लेवल्स में आ रहा है। यानी कि रुपया इन बीच में मजबूत हुआ है। बाकी करेंसीज भी इमर्जिंग मार्केट्स की मजबूत हुई है, जो कि पहले के सेल ऑफ में नहीं देखा गया है। ठीक है। और यूएस की तुलना में जो बाकी वर्ल्ड मार्केट है, दे आर स्टेबल। वही लिख रहा है, स्टेबल ईएम एसेट्स एंड स्टेबल ईएम ग्रोथ। तो अगर आप पुरानी जो चीजें हुई है ना, उससे अगर आज की चीज को कंपेयर करेंगे, तो यू विल मेक अ फॉल्टी डिसीजन। ठीक है। अब ये भी नहीं कह सकते कि चूंकि अभी केवल 10 दिन हुए हैं, ठीक है, हो सकता है कि 1 महीने के बाद शायद सेम ट्रेंड फॉलो हो जाए जो पहले हुआ है। बट जो इनिशियल जो एक लीड होते हैं ना, इनिशियल लीड्स में ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। और इसी इसी रिएक्शन के बदलाव को देखते हुए ट्रम्प हैड टू रिवर्स, और ट्रम्प हैड टू डाइल्यूट हिज डिसीजंस। ठीक है। पहले टैरिफ का हटा लेना, ठीक है, एडिशनल टैरिफ का हटा लेना, उसके बाद से बीच में फिर जो मेजर पार्ट एक्सपोर्ट का था उस पर भी हटा लेना। ये साफ साफ आप ट्रेंड फॉलो किया, बाकी जो कैस्काडिंग इफेक्ट है,
अनइंटेंडेड जो इफेक्ट हो सकता था। उदय कोटक का कहना भी था, ये बात हमने बात भी की इस बारे में, कि 2-3 दिन के बाद ही बोल दिया कि यूएस इज नॉट थिंकिंग अबाउट द अनइंटेंडेड consequences ऑफ दिस टेरिफ। ठीक है। तो अब साफ साफ वो यहाँ पे दिखना शुरू हो रहा है। तो ये अभी यूएस में जो ट्रस्ट डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट छोड़ दीजिए, ट्रस्ट डेफिसिट जो होना शुरू हो गया यूएस के साथ, वो साफ साफ ट्रेवल में दिख रहा है। और बाकी कैसे एसेट्स मूव कर रहे हैं वो भी दिख रहा है सबको। तो अब आगे है कि डू नॉट स्ट्रेस स्ट्रेस सेल्फ। क्यों ऐसा कहना है कि पोर्टफोलियो को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये फ्लैक्सी कैप है। मतलब ये कोई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप नहीं है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जहां इनको लगेगा खरीद सकते हैं। बट मोस्टली इसमें जो मैंने जो कंपनीज देखी है, वो लार्ज कैप की तरफ थोड़े से ज्यादा मतलब इंक्लाइंड होते हैं। खासकर अगर मैं नीचे की तरफ जो है, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है और या और भी है, तो इनमें लार्ज कैप का पोर्शन ज्यादा होता है। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। तो इसमें देखें आप, तो जो जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 8.46% नीचे गया है अपने ऑल टाइम हाई से। बाकी ऊपर की तरफ आप देख ले तो फ्लेक्सी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, मोस्टली ये लार्ज कैप फंड है। तो ये जितने भी फंड के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये काफी मतलब आप कह लें कि अ, बड़े फंड हाउसेस हैं, और उनके ये रिटर्न्स हैं। तो आप देखें कि 8.46% से 30% तक की करेक्शन इस फंड में है। और ये फ्लैक्सी कैप फंड्स है। तो परफॉर्मेंस जो है, 7 अप्रैल का ये डेटा है, परफॉर्मेंस जो है वो फंड की भी ठीक नहीं है। और पराग पारिक फंड, फ्लैक्सी कैप फंड जो है वो पहले की तरह इस बार भी विनर रहा है। और कैश की भी इनके पास जो अवेलेबिलिटी थी फरवरी तक, तो सबसे ज्यादा थी। तो बाकी लोगों को आउटपेस करने की अभी भी जो गन पाउडर है इन्हीं के पास है। तो दैट्स वाई a person like me always have a very immense respect for these fund house। बिकॉज इनका आप कभी भी देखेंगे ना, कोई अगर आईपीओ आएगा तो उसमें आपको लगेगा कोई ओवर प्राइस्ड आईपीओ है, बड़ा हाइप्ड आईपीओ है। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे हाइप्ड आईपीओ आए हैं। उसमें कभी एंकर इन्वेस्टर में कभी पारंपरिक फंड का नाम नहीं आएगा। उसके अलावा आप चाहे जिसका भी नाम, यू नेम, और नाम रहेगा, आप नाम लीजिए, चाहे कितना ही बड़ा फंड हाउस रिनोन्ड हो, बड़े बड़े लोग, बड़े अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोगों सामने बहुत अच्छी बातें करेंगे, वैल्यूएशन खराब की बातें करेंगे, लेकिन अपने फंड का पैसा जाके उस एंकर बुक में दे आएंगे। ये ऐसा नहीं करते। ठीक है। और एंड ये हमारे बिलोव्ड आशीष कचौरिया साहब का ट्वीट है, आप देखें। एक इनको इनके फॉलोवर ने क्वेश्चन किया है, सर एज पर यू इज इट बुल मार्केट करेक्शन और वी आर इन बियर मार्केट। तो कचौरिया साहब का रिप्लाई है, नियर बॉटम ऑफ बियर मार्केट। ठीक है। सो आगे सवाल है उनका, हाउ कम नियर बॉटम, इफ यू कैन ऐड सम पॉइंट। तो कचौरिया साहब का है, सेंटिमेंट इज हॉरिबल, SIP withdrawals have started but still price action is still good. Equity discussions among common people have reduced. Many people have stopped even looking at their portfolios. IPOs has stopped. Markets are hated for causing losses. Fund managers with cash are confident that the market will go even lower and give them better buying opportunities. Maybe once the trade deals with US are announced, many indicators to go up. वो डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो ये जगह साहब का कहना है। और मतलब जितने भी फंड मैनेजर्स कह लें, या मतलब इस लास्ट वन डिकेड में अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने फ्रॉम नथिंग फ्रॉम नथिंग टू यहाँ तक पहुंचा है, और एकदम जो कहानी अब कह लें ऐसे कि अकेला चलो रे वाला हिसाब किताब से, तो द नेम इज आशीष पचौलिया। ठीक है। और बहुत ही हम्बल, ज्यादा लाइमलाइट नहीं रहने वाले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही हो यहाँ से, पता नहीं क्या है नहीं, बट जब बहुत निगेटिविटी की बात हो जाती है ना, हम याद करते हैं सितंबर का टाइम, क्या था उस टाइम पे। आप प्रेफरेबल गवर्नमेंट सिलेक्टेड, और सब कुछ बढ़िया होगा, इलेक्शन का जो एक स्लो डाउन था वो खत्म, पूरा यहाँ से लेके अगले 5 साल का आसमान और धरती सब कुछ क्लियर है, कौन रोक सकता है हमें ग्रोथ से। हर एक आदमी, सबको लग रहा था कि यहाँ से 30%, 40%, 50%, 60% रिटर्न आराम से कमाया जा सकता है। एंड दैट इज व्हेन द मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग।
यहाँ पे क्या लग रहा है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मतलब पेसिमिज्म तो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप ये बात कर दे कि यार अब लगता है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, अभी कैसे, देखो तो अभी क्या क्या होता है। तो ये वाली भावनाएं हैं। तो इट्स मे बी राइट और रॉन्ग, वो पता नहीं क्या है। बट दिस इज सम पॉइंट्स बाय अ वेरी रिनॉन्ड पर्सन एंड वेरी, यू से, द एक्यूरेसी परसेंटेज की बात करें तो मतलब बहुत वेरी फ्यू, और आई कैन से जो बड़े पैसे मैनेज करने वालों में खुद का और बाकी लोगों का, तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो दिस इज हिज व्यू पॉइंट। और सिंपल सी बात है कि जो सबसे बुरा टाइम था, वो टाइम था 3 अप्रैल का, जिस दिन सबको ये लगा कि जो जो टैरिफ का डिफरेंस है, वो टैरिफ का डिफरेंस अनाउंस होगा। या तो जो कंट्री जो नेगोशिएशन में है वो नेगोशिएट कर लिया होगा और ड्यूटी हटा लिया होगा ताकि एवरेज टैरिफ कम हो जाए, ठीक है, और वो मैच कर जाए यूएस टैरिफ को, या अगर नहीं हटाएगा तो यूएस उतना उन पे टैरिफ लगा देगा। सबकी एक्सपेक्टेशंस यही थी, लेकिन हुआ बिल्कुल ही इसका बहुत ही उल्टा, और कई गुना ज्यादा टैरिफ। इवन जिनका ट्रेड सरप्लस चलता है यूएस के साथ, मतलब जो कंट्री यूएस से ट्रेड डेफिसिट में है, उन पे भी बेस टैरिफ 10% का ये लगा। मतलब सिंगापुर टाइप जो कंपनी है, जो कंट्रीज हैं और भी कंट्रीज है जिनका ट्रेड यूएस से डेफिसिट चलता है, यूएस सरप्लस में है, उन पे 10% का टैरिफ, उनकी कोई गलती नहीं। तो मतलब जो इलेक्शन कैंपेन में बात कही हुई थी कि जिसने हमें परेशान किया ना उसको हम करेंगे, वो भी बात नहीं रही, एक साथ आपने सबको छेड़ा। ठीक है, तो दैट वाज जो वो जो द टैरिफ अनप्रेसिडेंटेड रेट्स ऑफ टैरिफ वाज अनाउंस्ड, दैट वाज अ ब्लैक स्वान, दैट वाज अ ब्लैक स्वान। मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस है उससे ज्यादा आप करेंगे, कई गुना ज्यादा करेंगे, तो फिर वो मार्केट उसको मतलब एकदम घबराएगा, और वो घबराहट में आगे आपने देखा कि अ, आराम से करेक्ट होके मार्केट 8 9 10% वहां से, जहां से करेक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड थे, वहां से भी करेक्टेड हो गए। यानी कि वो चीज प्राइसड इन नहीं हो पाई थी 2 महीने के वो खींचतान में भी कि हम लगाएंगे, तब भी नहीं हो पाई थी। और उससे भी बुरा क्या होता, अब वो बुरा हो गया। तो एक उसमें बस एक विंडो था कि हम पहले 10% का बेस टैरिफ लगाएंगे अप टू 9 अप्रैल। 9 अप्रैल के बाद जो एक्सटेंडेड टैरिफ है, लाइक जैसे इंडिया पे 26 है, तो हम 10% टैरिफ लगा के रख रहे हैं। 26 करने के लिए जो 16% का टैरिफ जो बचता है वो हम 9 तारीख से लगाएंगे। और सेम फिलोसफी बाकी लोगों के साथ भी वैसे ही, टैरिफ बेस चलेगा। और बाकी यूएस ने किसी को अलग से अनाउंस कर रखा है वो चलेगा, बट ग्लोबल बेस टैरिफ इज 10%। एक्सटेंडेड टैरिफ जो उनका लास्ट जो टैरिफ नंबर था, वहां तक के लिए 9 अप्रैल। ठीक है, अगर वो 9 अप्रैल को वो टैरिफ लगता, अगर वो लगता, इफेक्टिव होता, तो मार्केट के लिए वो और भी बुरी स्थिति होती, क्योंकि फिर आगे जाके इन्फ्लेशन के बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड नंबर आते हैं और बहुत सारी चीजें आती। तो जो सेकेंड इफेक्ट ऑफ द टैरिफ था, वो फिर धीरे धीरे या तो उस मार्केट को वहां फंसाए या और उसको नीचे लेके जाए। बट इससे पहले कि वो चीज इम्प्लीमेंट हो और कस्टम्स को ऑर्डर करें कि भैया जो भी सामान यूएस में इंटर करेगा पहले ये ड्यूटी आपको कलेक्ट करनी है, उसके पहले ही वो सारी चीजें स्क्रैप कर दी। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट बिग गुड न्यूज, स्क्रैप कर दी गई फॉर 90 डेज, 90 डेज। ठीक है, उसके बाद अब ये एक दो दिन और बीता। उसके बाद से जो बहुत ही मेजर एक्सपोर्ट का पोर्शन था, लाइक 30% टाइप जो पोर्शन एक्सपोर्ट का है, जिसपे यूएस ग्रोथ अभी फिलहाल, हालांकि वो हाई एंड टेक है, सेमीकंडक्टर इज हाई एंड टेक, कंप्यूटर लैपटॉप आर, वो चीप टेक नहीं है, वो जूता और ये कपड़े पहने टाइप नहीं है वो। उसमें यूएस पहले से भी काफी अच्छा रहा है, करता रहा है, पहले वहीं स्टार्ट किया उन्हें इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, फिर बाद में इमर्जिंग मार्केट में शिफ्ट किया। तो उस पे भी फिलहाल ये 90 दिन में पॉसिबल तो है नहीं, 90 दिन में या 90 महीनों में भी पॉसिबल सर पता है कि नहीं, नहीं पता मुझे। ठीक है, तो पहले इसको खत्म किया कि इससे हमारा ही ग्रोथ डिप हो जाएगा। बट ये बहुत ही बड़ा पोर्शन है इमर्जिंग कंट्रीज का, क्योंकि इसी इसी तरह की चीजों के जो मैक्सिमम जो है फैक्ट्रीज शिफ्ट हुई है, हालांकि अभी भी जो मेजर पोर्शन पे टैरिफ जो है वैसे ही है। ठीक है, तो ये आपने हाल देखा है 3 तारीख से लेकर आज 13 तारीख है, बीच में 3 4 दिन का ट्रेडिंग डेज हॉलीडे भी था, हटा के आपने 6 ट्रेडिंग, 5 और 6 ट्रेडिंग सेशन में आपने ये हाल देखा है। जहां से चले थे 3 तारीख का, आप अपने अपनी मनोदशा याद कीजिए और 13 तारीख की मनोदशा याद कीजिए। तो 3 तारीख के बाद टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद आज तक जो हम पहुंचे हैं, वी हैव फॉलोड द सीरीज ऑफ गुड न्यूज। और यहाँ से बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं कि 90 दिन में 90 डील करना चाहते हैं हम। 21 से 24 तारीख तक यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इज विजिटिंग इंडिया टू फाइनलाइज बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और या
लाइंस ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स फाइनलाइज होगा नहीं होगा नहीं पता, बट लाइंस डिसाइड करने के लिए कैसे होगा। ही इज विजिटिंग इंडिया 21 to 24 अप्रैल 2025। तो कुछ भी अगर अनाउंस होता है कि हमने इसे डील कर ली, दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। यूएस के लिए कम, लेकिन उस कंट्री के लिए ज्यादा। यूएस जस्ट वो अपना बेट ऑन शिफ्ट कर रहा है कि हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ तीर न चला के अब यहाँ चलाएंगे। तो ये अपना जगह शिफ्ट कर रहा है। तो वो यूएस इज डाइवर्सिफाइंग इटसेल्फ कि हम डाइवर्सिफाई कर लें। ठीक है। बट जिस कंट्री के साथ वो डील फाइनलाइज होगा, थोड़ा सा भी अगर उसको कुछ पहले का जो चंक था उससे एक्स्ट्रा मिला, गुड न्यूज फॉर द कंट्री। ठीक है। आगे चलते हैं। अपॉर्चुन टाइम्स, दिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यूएस का जो है, पहले बता देता हूँ मैं आपको, यूएस का इज $89,000 पर ईयर। 89,000। अब जरा इनमें देखिए आप कि जहाँ पे आजकल प्रोडक्शन होता है उसमें, इमर्जिंग इकोनॉमी में आप वियतनाम का नाम ले लें, तो दिस इज क्लोज टू $5,000 पर एनम। बांग्लादेश में टेक्सटाइल बनते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू अस, $2,770 पर एनम। थाईलैंड इज 7,750। चाइना इज 13। ताइवान इज 34। और इंडिया इज 2,940। बाकी हम छोटी कंट्री की बात कर ले तो ब्राजील 10,000। और बाकी आपको बहुत कुछ इसमें दिखेगा नहीं। ठीक है। तो दो चीजें डिपेंड करती हैं मैन्युफैक्चरिंग आपको अगर डाइवर्सिफाई करना हो तो। ठीक है। एक जो चीज डिपेंड करेगी वो है लो कॉस्ट लेबर, और दूसरी चीज डिपेंड करेगी कि वो कंट्री में स्किल कितना है। तो तुरंत इंस्टेंट लेवल पे करना हो तो कितना स्किलफुल है। लाइक अगर टीम कुक को सुनेंगे, एप्पल के जो हैं, तो उनका कहना है कि चाइना में हमने मैन्युफैक्चरिंग हब लगाए हैं तो केवल रीजन लो कॉस्ट लेबर नहीं था। आज से 5-7 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया ये सब करना, तो लो कॉस्ट लेबर ही केवल बात नहीं थी। उनमें जो स्किल की बात है ना, मतलब वो वोकेशनल लेवल पे जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम उनके यहाँ पे है कि किसी आदमी को 12th के बाद 14 ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई स्किल, अगर मोबाइल असेंबली की सिखानी है, तो उसमें उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ पे है। ठीक है। तो हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, या हमें ज्यादा उनका मतलब उनका जो एक कह ले एटीट्यूड है उस तरफ वो फिक्स नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो वो काफी उनके यहाँ से ही काफी मतलब वो मेहनती हैं, ट्रेंड है। तो केवल लो कॉस्ट लेबर कहीं पे है तो इससे काम नहीं हो जाएगा। लाइक जैसे हम कंबोडिया की बात करें तो लो कॉस्ट लेबर कंबोडिया में $3,000 पर एनम है। या और भी कोई कंट्री जैसे अब पाकिस्तान की बात कर लें, तो पता नहीं, इसमें तो माइनस में ही दिख रहा है, पता नहीं नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में भी तो हमारे से और भी खराब हालत है तो वहां मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। लो कॉस्ट लेबर तो वहां भी है ना। नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किस कंट्री का कितना, क्या इतना बेयर मिनिमम है कि वहां से वो एकदम कर ले तुरंत काम। ये चीज भी एक डिपेंड करेगी। ठीक है। तो आई शुड नॉट से एनीथिंग बियॉन्ड दिस। ये चार्ट आपके सामने है, कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, यू शुड सी। और ये आप देख सकते हैं कि ये पहले भी हम ये स्लाइड हम देख चुके हैं, बट फिर से एक रिमाइंडर कि कितनी कंट्रीज डिपेंडेंट है, कौन सी कंट्री कितनी डिपेंडेंट है अपने एक्सपोर्ट का पूरा यूएस की तरफ। तो आगे इनके लिए भी चैलेंज रहेगा कि अपने आप को यूएस से हेज करके रखें। चाइना भी हेज करेगा, अभी तो खैर ट्रेड बैलेंस को बना के रखना है, बस लॉन्ग टर्म में चाइना भी अपने आप को यूएस से हेज करेगा। वियतनाम भी हेज करेगा, कनाडा भी हेज करेगा। डिपेंडेंसी अब यूएस पे लोग नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल साफ बात है। ठीक है। अब ये बात हो गई कि जो कुछ भी सामने डेटा था मैंने दे दिया आपको। यू शुड बी थिंकिंग इंडिपेंडेंटली ईच एंड एवरी प्राइस पॉइंट पे। और बाकी जो चीजें हैं उस पे कैसे आगे बढ़ सकता है, यूएस भी कैसे आगे बढ़ेगा इसके बाद से, कितनी डिपेंडेंसी है कितनी नहीं है, यू शुड थिंक। ठीक है। बिल्कुल यू कैन टेक व्यू पॉइंट्स ऑफ सो मेनी मार्केट कमेंटेटर्स देयर। ठीक है। उनमें आप देखिए कॉमनैलिटी क्या आ रही है, कौन सी चीजें ज्यादा लॉजिकल है, उसको आप बिल्कुल अपने अपने एनालिसिस में आप प्राइसिंग कीजिए। बाकी लॉजिकल लगती चीजें छोड़ दीजिए। आदमी की बायसनेस वहां पे आएंगी, जो भी बोलेगा उसमें थोड़ी सी बायसनेस रहेगी। अब आते हैं हम अपने अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स पे आते हैं। हमने ज्वेलरी की बात कर ली थी। ठीक है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ली थी। ठीक है। एक रिजल्ट की बात की थी, ज्यादा बात तो हम नहीं कर पाए थे। बट और उसके बाद हमने उसके अलावा जो रिटेल सेगमेंट में जो फैशन वैल्यू फैशन जो कंपनीज हैं, उनकी बात की थी। उनके बड़े अच्छे नंबर्स, प्रीलिम नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। दो सेक्टर तो हमने हमें सामने प्रीलिम नंबर्स मिल गए थे तो हमने देखा था। अब हमने फरवरी का ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी देखा था पिछले महीने। हमारे पास अभी मार्च का ट्रांसमिशन कैपेसिटी आ चुका है। देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले
जो 24-25 का जो पूरे साल का टारगेट है, पूरे साल का, वो आपके राइट साइड में लिखा हुआ है, टारगेट एंड अचीवमेंट। तो पूरे साल का टारगेट था 15253, ठीक है। अचीव हुआ 8830, आधी से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। फरवरी में बहुत ही कम हुआ था, और पूरे साल तो काफी कम हुआ है। लेकिन आप मार्च का टारगेट देखें, मार्च के टारगेट को अगर हम देखें, तो 2477, ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, उस 2477 में 1950, इतना अचीव हुआ है मार्च क्वार्टर में, ठीक है। तो टारगेट की बात करें जितना रखा हमने इस पूरे उसके दौरान, ईयर के दौरान क्वार्टर बाई क्वार्टर टारगेट रखा, और फिर पूरे ईयर का टारगेट रखा। तो ईयर का टारगेट से कुछ कह लें 60% टाइप अचीव हो पाया, और मार्च क्वार्टर भी जो है बहुत कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, ठीक है। जो कुछ भी कैपेक्स करना था, आप अगर ऊपर के नंबर में देखें, तो 800 केबी से ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ है। 755 केबी तक जो है आप अगर देखें, तो वहां पे स्टेट ने कुछ भी नहीं किया कैपेक्स। प्राइवेट सेक्टर ने इस क्वार्टर के लिए एस्टिमेटेड नहीं था, बट वहां पे कैपेक्स हुआ है 396 का। वरना अगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स नहीं होता, तो ये कैपेक्स का नंबर 765 में और भी खराब आपको लगते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा ये कहना है कि मार्च का टारगेट भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं इन ट्रांसमिशन लाइन्स। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन तो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन भी पुराने ट्रेंड, फरवरी की ट्रेंड को देख के लग रहा था कि हम शायद मुश्किल से 50% ही कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। टारगेट हालांकि हम अचीव नहीं कर पाए। 112435 MVA का टारगेट था, अचीव किया हमने 86,433, जो कि फरवरी को देख के लग रहा था कि हम 70 तक ठहर जाएंगे, या उससे कम पे भी रुक जाएंगे। ये क्यों हो पाया? थोड़ा सा एस्टिमेटेड नंबर्स से थोड़ा ज्यादा। वो इसलिए हो पाया क्योंकि जो मार्च का टारगेट था 17790, वो अचीवमेंट कितना हुआ है? 28950। तो दिस इज द बेस्ट क्वार्टर इस पूरे साल का, ठीक है। और टारगेट से बहुत ज्यादा हुआ है। तो कुछ कुछ पुरानी चीजें भी कवर हुई हैं, बट इतना कवर नहीं हो पाया कि पूरा हो पाए। तो ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री इज गोइंग टू पोस्ट अ ब्लॉकबस्टर Q4 नंबर, एंड द ट्रेंड हैज बीन सेट बाय ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कुछ और न्यूज की बात कर लेते हैं। तो ये न्यूज देखी होगी आपने। अब ये कैसे मेटरलाइज होता है, नहीं होता है? एप्पल टू सोर्स मोर फोन्स फ्रॉम इंडिया, मतलब यूएस को अभी डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि आगे जाके भी यूएस को लड़ना चाइना से, इकोनॉमिक इकोनॉमिक रेफरेंस पे लड़ाई चाइना से ही है। तो अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको बाकी कंट्रीज में करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पे भी उनके काफी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो यहाँ से आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें थोड़े और नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। एक और बात करें तो ये बहुत रिसेंट रिपोर्ट है। केन्स सेट टू डिलीवर इंडियाज फर्स्ट पैकेज चिप बाई जुलाई 25, ठीक है। सेमीकॉन मिशन 1.0 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है, उसमें केन्स जो है वो जुलाई तक पहला शिपमेंट भेजने की तैयारी करने वाला है। और आप आगे अगर पढ़ेंगे तो उसमें लाइन आपको साफ साफ दिखेगी। ये रघु पैनिकर जो है, ये सीईओ हैं केन्स के। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ है, वी हैव साइंड अ definitive multi-year agreement with them and they will consume almost 60% of our capacity in the first phase, ठीक है। तो ये आपका बीच में नाम, आपको जो भी पढ़ना है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वी हैव साइंड a definitive multi-year agreement with them and they will consume at least 60% of our capacity in the first phase, ठीक है। इसके अलावा, केन्स के अलावा, द अदर आर सीजी पावर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड Micron Tata Electronics is also setting up in India's first wafer fabrication unit, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है अगर ये जुलाई में स्टार्ट होता है, और कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं इंडिया की तरफ से। हमने शेयर भी किया था कि सेमीकंडक्टर स्पेस में वो, मतलब उनके कह सकते हैं आप, कैटेगरी वाइज कितना कितना मार्केट है, कितना कितना परसेंट का, ठीक है। और उसमें हम कौन से परसेंटेज को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह के वैल्यू चेन को टारगेट कर रहे हैं, हमारे प्लान्स क्या है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी। तो विद दिस आई फिनिश।